अस अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। हमने बोहर थ्योरी के बारे में पढ़ा है, उसकी बहुत सारी क्या है अजम्पशंस हैं। ठीक है, अजम्पशंस मीन्स के कुछ उसके बेसिक जो हैं वो क्या है, एक लॉ की सूरत में है। तो डू एनी ऑफ दीज assumptions कॉन्ट्रडिक्ट क्लासिकल फिज़िक्स, तो उसमें कोई एक मफरूज़ा या असम्पशन जिसको हम कहते हैं वो क्लासिकल फ़िज़िक्स के साथ उसका क्या तजाद है, तो उसको हम समझेंगे। यस, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कॉन्ट्रडिक्ट्स क्लासिकल फ़िज़िक्स। अब जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है उसका क्लैश किधर से आ रहा है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी है उसके साथ। इन क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमें क्लासिकल वेव्स में पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करता है तो वो क्या रेडिएट करता है, वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो अब क्या होता है, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होने शुरू हो जाती है। इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जैसे ही इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है कि अब इसकी एनर्जी अगर वो कम हो रही है तो इसका जो ऑर्बिट है वो भी क्या हो जाएगा, वो स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको क्या करना चाहिए, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाना चाहिए या इसको गिर जाना चाहिए, ये फॉल करना चाहिए न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन क्या होता है, बोहर्स थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करता है कि उसमें कैन मूव अराउंड यहाँ पे क्या है कि कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। अब वो कहता है कि ये देखें, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है बोर्स का, कि ये जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है कि ऑर्बिट तो कर रहा है लेकिन एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्ट है, एक तजाद है क्लासिकल फिजिक्स और फर्स्ट असम्पशंस ऑफ बोर्स थ्योरी जो है, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, उसके जो दरमियान एक तजाद है ये। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.2 है, व्हाट इज मेंट बाय लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम किसी भी एलिमेंट्स को अगर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये कौन सा जो है एलिमेंट है, तो लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से हम उसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं। अच्छा, तो when the atoms of an elements are excited by absorbing the energy from incident photons, जब भी आपको पता है फोटॉन्स एक ख़ास किस्म की एनर्जी जो होती है उसके पास, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो एनर्जी अपनी जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है एटम में, और एटम क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। द एक्साइटेड एटम मस्ट रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट्स। जब वो एटम्स नॉर्मल स्टेट में आते हैं, बाय द एमिशंस ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब डूरिंग एक्साइटेशन, तो अब वो क्या करते हैं, जो एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी को क्या कर देते हैं, वो एमिट कर देते हैं, यानी कि एमिशन हो जाता है एनर्जी का जो उन्होंने अब्जॉर्ब की थी। किस वक्त, जब उन्होंने एक्साइट किया था। एक्साइट कैसे करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को, फोटॉन को अब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या करेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट से किधर चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट, तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन। द एनर्जी रिलीज फॉर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो स्पेक्ट्रम बनाती है, विच कंसिस्ट ऑफ शार्पली डिफाइंड स्पेक्ट्रल लाइंस। वो शार्पली डिफाइंड होती हैं, ऐसे देखें ये शार्पली डिफाइंड स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस की डेफिनेशन आ गई कैसे बनती हैं। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी एलिमेंट को, तो इसमें ये है, इन लाइन स्पेक्ट्रम ईच लाइन कोरेस्पॉन्ड टू अ डेफिनेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि ये जो एक स्पेसिफिक लाइन है, इसकी कलर के लिहाज से भी देखा जाए तो इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी या एक क्या होगी, लेंथ होगी। तो ये मटेरियल टू मटेरियल, एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होती है, चेंज हो जाती है।
Each element has its own set of wavelength in line spectrum, so we can identify the element. Can the electron in the ground state hydrogen absorb a photon of energy 13.6 electron volt or greater than 13.6 electron volt? अब हमें पता है कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं ना किसके अंदर, एटम के अंदर, ठीक है। जैसे ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे जो वो जो सर्कल में होते हैं ना, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, एक्चुअली वो किन को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो इन्हीं को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड स्टेट, इसी तरह से वो जो है वो एनर्जी लेवल्स हैं। अच्छा, होता क्या है, जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। अब अगर फोटान है उसकी एनर्जी इतनी है या इससे ज़्यादा है तो क्या वो अब्जॉर्ब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो ये क्वेश्चन कर रहा है। हम कहेंगे अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा, बिकॉज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज़ कितनी है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये देखें 13.6 electron volts. So if hydrogen absorb a photon of energy greater than 13.6 electron volt, अगर वो इससे ज़्यादा की एनर्जी का फोटॉन अब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, द सरप्लस एनर्जी ऑफ फोटॉन अपीयर्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। अब जो उसकी इजाफी जो होगी एडिशनल एनर्जी, जिसको हम सरप्लस एनर्जी बोल रहे हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। How can the spectrum of hydrogen atom contain so many lines when hydrogen contain one electrons only? Okay. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम उसका जो है वो फिनोमेना डिस्कस करते हैं कि ये जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने एमिशन की, किसका एमिशन की, एनर्जी को एमिट किया फोटॉन की सूरत में, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। लेकिन हमें जो है सो मैनी लाइंस, हम जो है बहुत सी लाइंस जो है वो डिस्क्रीट लाइंस देखते हैं, तो एक लाइन ही होनी चाहिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन भी एक है तो एक ही कलर होना चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास जो है वो क्या होता है, मैनी लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज़ एक्साइटेड, जब वो एक्साइट करता है, इट्स इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट जम्प्स अप टू हायर एनर्जी स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन किधर जंप करता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट डी एक्साइड्स, जब ये डी एक्साइड आता है, डी एक्साइड मीन्स के हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम टू ग्राउंड स्टेट डायरेक्टली। तो ये नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे अगर गया है तो यहाँ पे वो नीचे ही आ जाएगा, फिर दोबारा नहीं, वो स्टे करेगा कुछ पोजीशन के ऊपर। जब कुछ पोजीशन के ऊपर स्टे करता आएगा तो क्या होगा, लोअर एनर्जी, तो वो बट जम्प्स टू लोअर एनर्जी, तो वो इन मल्टीपल स्टेप्स, अब वो नीचे तो आ रहा है लोअर एनर्जी में लेकिन मल्टीपल स्टेप्स में आ रहा है। एंड एवरी जंप्स कंटेन्स सर्टन वेवलेंथ, और हर जंप में अगर देखें तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। तो इस लिहाज से क्या होगा, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो भी एक नहीं होगी, ज़्यादा होंगी इसमें। उसके बाद 20.5 इज़ एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटॉन ऑफ लाइट। अच्छा जी, हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, ऑर्बिट करता है। तो अब वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटॉन जो है इससे स्ट्राइक किया, इसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की और फिर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो जब ये वापस आता है तो फिर क्या होता है, डी एक्साइट होता है। जब डी एक्साइट होगा तो क्या करेगा, दोबारा से फोटॉन को एमिट करेगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, इनकी एनर्जी कंजर्व रहेगी जो उसको फोटॉन ने पहले दी थी अब्जॉर्प्शन में, तो वो डी एक्साइटेशन के दौरान एनर्जी को एमिट भी उसी मिकदार से करेगा। तो हम कहेंगे येस, बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इट अब्जॉर्ब्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, वो एंड व्हेन इट डी एक्साइट्स इट एमिट्स अ फोटॉन ऑफ सेम एनर्जी, जितनी उसने अब्जॉर्ब की थी एनर्जी उतनी एमिट करेगा। सो एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी है उसको कंजर्व रहना चाहिए।
20.6 है एक्सप्लेन वाई अ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वाई दैट इज़ कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग द सेम वेवलेंथ। अच्छा जी, हमें पता है कि कोई भी ग्लोइंग गैस है, चाहे हम ये हमारे पास आर्सेनिक नियो जो भी है, क्रोमियम हीलियम जो भी है, अब वो क्या करता है, उसकी ख़ास वेवलेंथ होती है। ठीक, कलर भी देखें, इसके अपना अपना कलर है और सेम कलर अपना जो भी है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। तो अब क्या होता है, एंड वाई दैट इज़ कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग द सेम वेवलेंथ। अब ये जब इसमें अगर अब्जॉर्प्शन होती है फोटॉन्स की, अगर हम कह लें फोटॉन्स की होती है, तो वो अब वही फोटॉन अब्जॉर्ब करेगा जो उसकी वेवलेंथ से मैच करेगा। तो ऐसा क्यों है, गिव अ रीज़न वाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट फॉर अदर वेवलेंथ। तो जो बाकी फोटॉन्स आ रहे हैं उनको वो अब्जॉर्ब क्यों नहीं करता, उनके लिए क्यों ट्रांसपेरेंट है। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस, ये हमारे पास इक्वेशंस है, ये क्या शो करती है, इट शोज़ दैट एनर्जी यानी कि फोटॉन्स इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन जंपिंग डाउन फ्रॉम ई एन टू ई पी। अगर एन शेल में था और पी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आया तो एनर्जी इसने इमिट की इज इक्वल टू द एनर्जी अब्जॉर्ब, यानी कि फोटॉन जो था, एनर्जी क्या है, फोटॉन ही है, बाय इट इन जंपिंग अप फ्रॉम ई पी टू ई एन। जब वो ई पी यानी कि पी शेल से एन शेल में गया था तो जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की थी, ठीक है, जंप करने के लिए, हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए, उतनी ही ये क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक हो गया। इक्वल और फिक्स एनर्जी मींस फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। इट मींस कि उसकी एनर्जी जो है वो क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। सो अ ग्लोइंग गैस एमिट्स अ फ्यू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स डिपेंडिंग ऑन एनर्जी लेवल। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल कौन सा है। तो हर एनर्जी लेवल पे क्या होगी, उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है कि जो हमारे पास हर एलिमेंट्स है, अब एटम्स तो हमारे पास सेम है ना, जब एटम्स सेम होंगे तो वो क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह रिलीज भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, इसीलिए इनका जो कलर है एक एक स्पेसिफिक कलर होगा। अच्छा, व्हेन लाइट पासिस थ्रू गैस, जब गैस में से लाइट पास करती है तो क्या होता है, इट अब्जॉर्ब्स ओनली दोज फोटॉन्स। ये जो गैस होगी वे ये सिर्फ उन फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करेगी विच हैव एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स ऑफ द गैस। अब एटम्स ऑफ द गैस जो हैं उनके एनर्जी लेवल जो होते हैं, अब देखें एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, अब जितना एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल जो फोटॉन होगा तभी अब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर क्या होगा, ऑल अदर फोटॉन्स, जो बाकी फोटॉन्स होंगे, पास थ्रू द गैस अनअब्जॉर्ब्ड, वो पास हो जाएंगे। सो गैस इज ट्रांसपेरेंट फॉर दोज फोटॉन्स। 20.7 है, वाई डू यू मीन व्हेन वी से दैट द एटम इज एक्साइटेड। मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि एटम एक्साइट क्या हो, एक्साइटेशन ऑफ एटम क्या होती है, एटम इज एक्साइटेड मीन्स क्या है। अच्छा, तो इसमें ये होता है, मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ से पढ़ते हैं। इफ़ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। अब देखिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो बाहर से एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, फोटॉन यानी कि एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है। बाय अब्जॉर्बिंग अ फोटॉन हुज एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है, बाय अब्जॉर्बिंग अ फोटॉन हुज एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। अब वो उस शेल में जाएगा, उस शेल में जाएगा, उस ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें ये फॉर एग्जांपल ये और ये एनर्जी लेवल, अगर यहाँ का एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो फोटॉन जितना अब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी के इक्वल है, तो ये फिर यहाँ पे मूव करेगा। वो ये कह रहे हैं द एटम इज सेड टू बी इन एक्साइटेड। तो एटम क्या है, एक्साइटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या गया, लोअर एनर्जी से हायर स्टेट में चला गया। कैन एक्सरे बी रिफ्लेक्टेड, डायफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर वेव्स, एक्सप्लेन। तो अब हमारे पास ये कह रहा है कि ये जो एक्सरेज हैं वो रिफ्लेक्ट, डिफ्रैक्ट और पोलराइज होते हैं। हम कहेंगे यस, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हाँ, इनमें ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है,
लेकिन होते ज़रूर हैं ये तीनों, इसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं रिफ्लेक्टेड, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की होती है, लेकिन एक ये है कि एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल के साथ डिफ्रैक्टेड होते हैं बट नॉट बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वो जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जब होती है तो उसमें हमारे पास जो है एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरे है स्मॉलर वेवलेंथ एंड हायर फ्रिक्वेंसी। 20.9 व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट। कह रहा है कि व्हाट आर एडवांटेजेस, क्या है, हम लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं और एक ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करते हैं, तो लेज़र जो हमारे पास होता है उसका क्या एडवांटेजेस है अगर हम ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत। तो इसकी हमारे पास 5 इसके एडवांटेजेस हैं। पहला ये है इट इज़ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या होता है कि इसकी जो लाइट है वो क्या होती है, एक कलर की होती है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। सेकंड है इट इज़ इंटेंस बीम ऑफ लाइट। ये जो हमारे पास लाइट होती है लेज़र की, ये इंटेंस होती है, इसकी शिद्दत में क्या होता है, इजाफा होता है। इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, ये यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। इट इज़ कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स कि अगर हमारे पास 2 सोर्सेज हैं तो वहाँ उसमें उनकी जो वेव्स निकल रही हैं वो क्या होगी, आपस में क्या होगी, कांस्टेंट फेज़ होंगी, फेज़ डिफरेंट उसमें नहीं होगा। तो ऐसी जो लाइट होगी तो ऐसी जो वेव्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट बोलेंगे। इट कैन बी शार्पली फोकस्ड टू अ वेरी फोकस्ड और फाइन स्पॉट। तो इसको हम जो है एक ही स्पॉट के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोकस्ड करवा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्शन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स। अच्छा जी, एटॉमिक लेवल्स में हम जो है पॉपुलेशन इन्वर्शन करवाते हैं, ऐसा क्यों है, लेज़र एक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो लेज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों, an energy level can only be filled up to half the number of vacancies available। अब हम कहते हैं एनर्जी लेवल जो है वो फिल्ड है, कब, जब उसका आधा नंबर जो है खाली जगह जो बची, जो स्पेस थी वो क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो फिल हो जाएंगी, तो हम कहेंगे वो क्या है, फिल्ड है, अगर 50% भी हो जाती हैं। बट व्हेन पॉपुलेशन इन्वर्शन टेक प्लेस मोर देन 50% वैकेंसीज इन मेटास्टेबल स्टेट्स बिकम्स फील्ड। अब जब पॉपुलेशन इन्वर्शन होता है तो मेटास्टेबल स्टेट, ये हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट्स है, ये मेटास्टेबल, ठीक है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, ये जो हैं ये किस में आगे, मेटास्टेबल स्टेट्स में आ जाते हैं। तो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज़ इम्पॉसिबल। सो अब ये सिचुएशन जो है हमारे लिए थोड़ी सी नामुमकिन भी होती है। सो वंस द पॉपुलेशन इन्वर्शन इज़ अचीव, जैसे ही ऐसी कंडीशन हम अचीव करते हैं, फिर क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मेटास्टेबल स्टेट सिमिल्टेनियसली जंप टू ग्राउंड लेवल। तो जैसे ही हम इनको एक्सटर्नली कोई फोटोन से क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो क्या होते हैं, वो एनर्जी इनकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये गट्ठे जो हैं ये क्या करते हैं, ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अ पल्स ऑफ कोहेरेंट फोटॉन्स। तो हमें फिर एक जैसी वेवलेंथ, एक जैसी एनर्जी रखने वाले फोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, हमें वो इसमें फाइनली हम इसको मिलेंगे, और इसमें हमें जो वो क्या मिलेगी, कोहेरेंट बीम मिलेगी एक, ठीक होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी। तो स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।